तो 2026 यूपी कोऑपरेटिव बैंक भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया है और सच कहूं तो ये काफी बड़ा और थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है इस सारी जानकारी को एकदम सिंपल स्टेप बाय स्टेप रोड मैप में बदलना। तो चलिए इस सफर का पहला कदम उठाते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन सी नौकरी के मौके हैं। फिर हम समझेंगे कि सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस क्या है। उसके बाद हम एग्जाम के पैटर्न और सिलेबस को डीकोड करेंगे। फिर देखेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है। और आखिर में हम बात करेंगे खेल के कुछ जरूरी नियमों की। तो किसी भी तैयारी को शुरू करने से पहले सबसे जरूरी सवाल, आखिर हम किस मंजिल के लिए दौड़ रहे हैं? तो सबसे पहले ये देखते हैं कि 2026 में यूपी कोऑपरेटिव बैंक में कौन कौन से पद खाली हैं। अच्छा, तो यहां पर ना मोटे तौर पर 4 तरह की पोस्ट हैं। एक तरफ है मैनेजमेंट लेवल की जॉब्स, जैसे कि मैनेजर और जूनियर मैनेजर, और दूसरी तरफ हैं क्लेरिकल और ऑपरेशनल रोल्स, जैसे असिस्टेंट, कैशियर और टाइपिस्ट। जाहिर है हर पोस्ट की अपनी जिम्मेदारियां हैं और अपने फायदे भी। ठीक है, तो मंजिल तो पता चल गई। अब बात करते हैं उस रास्ते की जो हमें वहां तक लेकर जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस को आप एक तरह की 3 स्टेज वाली चुनौती समझ सकते हैं, जिसे पार करना ही होगा। तो ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस ना 3 मेन स्टेप्स में बटा हुआ है। सबसे पहला है प्रीलिम्स एग्जाम, जो समझिए कि एक तरह का फिल्टरिंग टेस्ट है। जो इसे क्लियर करेंगे वही आगे मेन एग्जाम में बैठ पाएंगे। और फिर आखिर में पोस्ट के हिसाब से या तो इंटरव्यू होगा या फिर एक स्किल टेस्ट, और बस इसी के बेसिस पर फाइनल सिलेक्शन होगा। अब ये प्रीलिम्स एग्जाम इतना जरूरी क्यों है? इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कंपटीशन कितना तगड़ा है। जितनी भी वैकेंसीज है ना, उसके सिर्फ 15 गुना कैंडिडेट्स को ही मेन एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। मतलब पहले ही पड़ाव पर आपका परफॉर्मेंस डिसाइड करेगा कि आप रेस में आगे जाएंगे या नहीं। और मेन एग्जाम के बाद तो कंपटीशन और भी ज्यादा टफ हो जाता है। देखिए, मैनेजर और जूनियर मैनेजर पोस्ट के लिए जितनी भी वैकेंसी हैं, उसके सिर्फ 3 गुना लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और वहीं असिस्टेंट और टाइपिस्ट पोस्ट के लिए ये नंबर 5 गुना है। यानी हर स्टेप पर छटनी और भी ज्यादा कड़ी होती जाएगी। चलिए अब आते हैं तैयारी के सबसे क्रूशियल पार्ट पर, यानी एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस। सच मानिए, अगर ये समझ आ गया कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, तो आधी जंग तो वहीं जीत ली। ये टेबल देखिए, ये प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम के बीच का फर्क एकदम साफ साफ दिखाती है। आप देख सकते हैं कि मेन एग्जाम न सिर्फ ज्यादा लंबा है और ज्यादा मार्क्स का है, बल्कि इसमें कंप्यूटर नॉलेज और जनरल अवेयरनेस जैसे सब्जेक्ट्स भी जुड़ जाते हैं। मतलब सीधी सी बात है, प्रीलिम्स से मेंस तक का लेवल अच्छा खासा बढ़ जाता है। अब सिलेबस कितना गहरा है ये समझने के लिए रीजनिंग एबिलिटी सेक्शन के कुछ हॉट टॉपिक्स को देख लेते हैं। इसमें आपको सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स और सिलॉजिज्म जैसे बैंकिंग एग्जाम के क्लासिक टॉपिक मिलेंगे ही मिलेंगे। इन टॉपिक्स पर अच्छी पकड़ बनाना बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, एक सेक्शन ऐसा है जो इस एग्जाम को बाकी बैंकिंग एग्जाम्स से बिल्कुल अलग बनाता है, और वो है कोऑपरेटिव नॉलेज। ये सेक्शन पूरी तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज कैसे काम करती हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है और रूरल बैंकिंग के बेसिक्स क्या हैं, इस पर फोकस्ड है। सच कहूं तो इस सब्जेक्ट में अच्छी तैयारी आपको दूसरों से मीलों आगे कर सकती है। अगला पड़ाव है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, और इसे एक भूल भुलैया ही समझिए, जिसमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। यकीन मानिए, बहुत से कैंडिडेट्स यहीं पर छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं, इसलिए हर एक डिटेल पर ध्यान देना सुपर इंपॉर्टेंट है। अब एप्लीकेशन प्रोसेस की सबसे यूनिक चीजों में से एक है ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन। स्क्रीन पर जो टेक्स्ट दिख रहा है, उसे हूबहू अपनी हैंडराइटिंग में काली स्याही से एक सफेद कागज पर लिखना है और फिर उसे स्कैन करके अपलोड करना है। एक बात याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही लिखना है। और डिटेल्स की बात करें तो यहां पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ये स्लाइड आपको एकदम सटीक स्पेसिफिकेशंस दिखा रही हैं, जिनका पालन आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते समय करना है। फोटो के डायमेंशन से लेकर सिग्नेचर की स्याही का रंग और फाइल का साइज, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, वरना एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है। चलिए आखिर में बात करते हैं कुछ बहुत जरूरी नियमों की, जो आपके परफॉर्मेंस और सिलेक्शन पर सीधा असर डालेंगे। इन्हें आप गेम के रूल्स भी कह सकते हैं, जिन्हें भूलना नहीं है। सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम, इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है। हर गलत जवाब के लिए उस सवाल के टोटल मार्क्स का 1/4 यानी 0.25% काट लिया जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि तुक्का मारने की स्ट्रैटेजी यहां बहुत रिस्की हो सकती है। एक्यूरेसी पर फोकस करना ही समझदारी है।
और एक बात, मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बनाने के लिए मेन एग्जाम में कम से कम कुछ मार्क्स लाना तो जरूरी ही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जनरल और बाकी कैटेगरीज के लिए ये 40% है, जबकि एससी और एसटी कैटेगरीज के लिए ये 35% है। अगर स्कोर इससे कम रहा तो कैंडिडेट को आगे के प्रोसेस के लिए कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। तो हमने पूरी प्रोसेस को डिकोड कर लिया है, मौकों से लेकर नियमों तक। रास्ता अब आपके सामने एकदम साफ है। अब असली सवाल यह है कि इस सारी जानकारी के साथ आप अपनी तैयारी के सफर में अपने